Hello students, welcome back once again. Students, in the last class we studied about mutable and immutable types. Then I took the topic expressions where we saw different types of expressions available in Python. So today we are going to see an important topic, that is statement flow control. As I told, this is a revision chapter of Python. You have to clearly understand what do you mean by statement flow control and what are the controls that come under this. So students, what do you mean by statement flow control? Before that, as you know, what do you mean by a program? Program means it is a set of statements, or you can say a program is a group of statements. यानी कि एक प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स होता है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि एक प्रोग्राम में 2 स्टेटमेंट होगा, 10 स्टेटमेंट्स होगा या फिर 100 स्टेटमेंट्स. अ प्रोग्राम कैन कंप्राइज ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. तो उस जब स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, हाउ द कंट्रोल फ्लोज इन द प्रोग्राम. इज इट क्लियर टू यू? आई एम टेलिंग, व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, आपको पता है प्रोग्राम में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया होता है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं टू गेट द आउटपुट. सो व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हाउ द कंट्रोल फ्लोज इन अ प्रोग्राम. कंट्रोल किस प्रकार से प्रोग्राम में फ्लो होता है, क्या वो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है या बॉटम टू टॉप या फिर किसी और मेथड में कंट्रोल फ्लो होता है. दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. स्टेटमेंट का फ्लो किस प्रकार से होता है, दैट इज डिफाइंड बाय स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के लिए कंस्ट्रक्ट दिया होता है. इन दिस पाइथन वी हैव 3 constructs. One is sequence, second one is selection, and the third one is iteration. These are the 3 constructs, सीक्वेंस, सिलेक्शन या आइट्रेशन. इन तीनों मेथड से ही स्टेटमेंट का जो फ्लो होता है वो डिसाइड करता है. फर्स्ट वन इज सीक्वेंस. सीक्वेंस आपको नाम से समझ में आ रहा है. सीक्वेंस मीन्स द फ्लो विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली. यानी कि जब कोई भी एक प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, अगर वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, सीक्वेंस मीन्स द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सीक्वेंशियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी जो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा होगा वो स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट कम्स आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द कंट्रोल विल फ्लो अकॉर्डिंगली. इज इट क्लियर टू यू? यानी कि सीक्वेंस में जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो आपका सीक्वेंशियली होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. विल सी वन एग्जांपल, सिंपल प्रोग्राम. सपोज आई वांट यूजर टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब. दैट मीन्स फॉर व्हाट यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, फॉर व्हाट पर्पस? यू वांट द यूजर टू एंटर अ नंबर. आप यूजर से एक नंबर एंटर करवाना चाहते हैं. इट कैन बी ऑफ इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप. देन यू वांट टू प्रिंट द क्यूब ऑफ दैट नंबर. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? यानी कि आप एक नंबर एंटर करवाएंगे, उसके बाद यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नंबर का आपको क्या निकालना है, क्यूब फाइंड आउट करना है. सो विल सी द प्रोग्राम, कैसे आप इस प्रोग्राम को लिखेंगे और उसमें किस प्रकार से सीक्वेंस फॉलो होता है. फर्स्ट वी नीड अ वेरिएबल, अ लेबल नेम टू स्टोर द नंबर. एज आई टोल्ड, whatever इनपुट यू आर टेकिंग फ्रॉम द यूजर, आप इनपुट फंक्शन यूज करके आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं, बट एवरीथिंग विल बी रेड एज स्ट्रिंग टाइप. ये मैंने पहले क्लास में बताया था. जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, इट विल आस्क यूजर टू एंटर समथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. लेकिन जो भी इनपुट एंटर होता है वो स्ट्रिंग टाइप में बाय डिफॉल्ट माना जाता है. नाउ
टू फाइंड अ क्यूब, आप स्ट्रिंग टाइप का क्यूब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यू नीड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर टाइप। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में इंटीजर टाइप ले रही हूँ, दैट मीन्स आई वॉन्ट द यूजर टू एंटर इन इंटीजर नंबर। यहाँ पे यूजर से हम एक इंटीजर नंबर, एनी नंबर फ्रॉम 0 to 9 या 11 12 कोई भी नंबर हम एंटर करवा सकते हैं और उस नंबर का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट एज आई टोल्ड वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर टाइप, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड से 2 एंटर कर रहे हैं, ये यूजर को पता होता है कि 2 इज एन इंटीजर, ये एक नंबर है, बट इंटरनली जब पाइथन में आप इसको कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, इंटरनली पाइथन विल नॉट, द कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एन इंटीजर बिकॉज द इनपुट फंक्शन विल रीड इट एज स्ट्रिंग टाइप। यहाँ पर प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे एंटर अ नंबर, then I am writing as num of cube, next I am printing the cube value, see here students, first what I wrote num equals to int, then input function, input function आपको पता है input लेने के लिए what prompt I have written, enter a number, ये prompt आपका स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, इससे यूजर को पता चलेगा कि उसको एक नंबर एंटर करना है थ्रू कीबोर्ड। सपोज द यूजर एंटर द नंबर एज 2, एज आई टोल्ड प्रीवियसली 2 एंटर करता है, वाई आई हैव रिटन दिस int, क्योंकि जो भी कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता है थ्रू इनपुट फंक्शन, एवरीथिंग इज रेड एज स्ट्रिंग टाइप, बाय डिफॉल्ट सभी को वो स्ट्रिंग टाइप में मानता है। तो यहाँ पर आपको पता है 2 इज नॉट ए स्ट्रिंग टाइप, ये इंटीजर होना है ताकि उसका क्यूब हम फाइंड आउट कर सके। फॉर दैट आई एम कन्वर्टिंग द नंबर फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप जो कि डिफॉल्ट में है टू इंटीजर टाइप। तो जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा बिफोर इनपुट फंक्शन। यहाँ पर इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है इंट लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस के अंदर आप इनपुट फंक्शन लिखेंगे, देन अगेन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट द प्रॉम्प्ट जो कि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। देन हियर वन मिस्टेक इज देयर, आई हैव क्लोज ओनली 1 पैरेंथेसिस, सो इज इट राइट? नो, बिकॉज यू हैव टू क्लोज बोथ द पैरेंथेसिस। ये मैंने ओपन किया था, उसको मैंने क्लोज किया है, बट आई हैव नॉट क्लोज दिस पैरेंथेसिस, सो इट विल शो एरर। सो आई हैव टू गिव 2 पैरेंथेसिस, 2 closing parentheses, one for this and another for this. This statement is correct. Now the 2 will be converted to integer type and it will be stored in the variable num. num जो लेबल है, वेरिएबल है, उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा? 2. Then after that I have used another variable that is num underscore cube to store the cube, जो रिजल्ट आपको मिलता है आफ्टर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ द नंबर स्टोर्ड इन द वेरिएबल num। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है num underscore cube इक्वल्स टू num into num, क्योंकि आपको पता है क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी नंबर दिया आता है आपको उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। सो आई हैव मल्टीप्लाइड द वैल्यूज 3 टाइम्स। यहाँ पर इंटू के लिए आपको ध्यान देना है, वी आर यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल। नॉर्मली हम मैथ्स में इंटू के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, बट जब आप प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करते हैं आपको इंटू के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एस्ट्रिक सिंबल यूज करना होता है। सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन, द कंट्रोल विल गो टू प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में देखिए क्या हो रहा है, द क्यूब ऑफ जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या फिर आप ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं वो स्ट्रिंग टाइप होता है, वो एज इट इज आपका स्क्रीन में प्रिंट होता है। दैट मीन्स ये प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे व्हाट आउटपुट यू विल गेट। आपको प्रिंट देखना, आउटपुट के लिए आप कौन सी फंक्शन को यूज करते हैं, यू आर यूजिंग द फंक्शन प्रिंट। तो आपको प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ, जो भी आप कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन में प्रिंट होगा, क्यूब ऑफ, देन आई हैव क्लोज द स्ट्रिंग,
देन आफ्टर कॉमा आई हैव रिटन द वेरिएबल नेम num. num कोट्स के अंदर नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर num प्रिंट नहीं होगा. द वैल्यू रेफर्ड बाय दिस वेरिएबल विल बी प्रिंटेड हियर. num में कौन सा वैल्यू है? 2. सो इट विल बी रिटन द क्यूब ऑफ 2. देन अगेन इज डबल कोट्स में है तो इज इसके साथ प्रिंट होगा. देन num अंडरस्कोर क्यूब, अगेन द वैल्यू रेफर्ड बाय द वेरिएबल num अंडरस्कोर क्यूब. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको आंसर क्या मिलेगा? 8. 2 2 4, 4 2 8. तो आपको जो भी नंबर यूजर कीबोर्ड से एंटर करता है उसका क्यूब फाइंड आउट होगा एंड द आउटपुट यू विल गेट लाइक दिस. द क्यूब ऑफ जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इज, एंड जो आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो यहाँ पर प्रिंट होगा. सो इन दिस वे यू विल गेट द आउटपुट. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल है. दिस प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर. इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम 3 स्टेटमेंट्स आर देयर. टोटल 3 स्टेटमेंट्स हैं. तो इसमें जब आप एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, द कंट्रोल विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. दैट मीन्स द कंट्रोल विल गो टू द फर्स्ट लाइन. देन आफ्टर दैट इट विल गो टू द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल गो टू द थर्ड लाइन. तो इसीलिए इसको सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस में जिस प्रोग्राम में स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में दिया होगा उसी सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एंड यू विल गेट द आउटपुट अकॉर्डिंगली. होप इट इज क्लियर टू यू. आफ्टर सीक्वेंस द नेक्स्ट इज सेलेक्शन. Selection and iteration, these two are very important because it will be used throughout the program to get the output. जो भी output questions वगैरह आता है या complete programming में maximum selection और iteration ही use होता है. So what do you mean by selection? Selection statement क्या होता है? इसमें किस प्रकार control flow होता है? In selection, the conditional expression, a condition will be checked and the statement will be executed based on the result of a condition. Once again I am repeating, selection में क्या होता है? A condition will be checked. एक condition check किया जाता है and based on the result of a condition, the statement will be executed. यानी यहाँ पर जैसे कोई भी कंडीशन चेक नहीं होता था, सीक्वेंस में जो भी स्टेटमेंट्स दिया होता है सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है. हियर इंपॉर्टेंट इज कंडीशन. कंडीशन का जो रिजल्ट होता है, जब भी किसी कंडीशन को हम चेक करते हैं, आंसर आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलेगा. इधर यू विल गेट ट्रू और फॉल्स, येस और नो टाइप. तो कंडीशन जो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है आपका रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन. कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होने से आपका कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिया होगा वो एग्जीक्यूट होगा. If the condition is false, if it is not satisfied, then a set of statements will be there that will be executed. So, in selection, the statements in a program will be executed based on the result of a condition. समझ में आ रहा है? Selection में statements किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन का जो रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स उस पर डिपेंड करता है कि विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, विच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम. In selection we have simple if statement that is called as plain if या simple if बोल सकते हैं इसको. Then we have if else, then if, elif, then nested if. These are the statements that comes under selection. Selection में plain if होता है जिसको simple if statement कहते हैं. Then if else statement है. Then if elif है. Then last है nested if. Nested if you can say it comes under if elif only. So we are going to see one by one. The first one is plain if or simple if statement. Simple if statement क्या होता है? In this, for every सिलेक्शन स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर द सिंटैक्स. जो भी जनरल फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है, वो आपको याद होगा, तब आप इजीली प्रोग्राम में लिख सकेंगे. द सिंटैक्स फॉर सिंपल इफ, you have to write if, this is the keyword, then conditional expression, then here you have to give colon. This is very important.
देन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स. This is the syntax, or you can say general format of simple if or plain if statement. What is the syntax? First you have to write the keyword if आपको लिखना है, then within angle bracket written conditional expression. Conditional expression means यहाँ पर आपको condition specify करना है. What condition you want to check? आप किस condition को check करवाना चाहते हैं. Then after that colon is there. As I told previously, colon किस लिए देते हैं? टू शो इट इज अ ब्लॉक. कोलन से आपको पता चलता है कि ये एक ब्लॉक है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होगा. अंडरस्टूड? देन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. अगेन आई एम टेलिंग, इफ कंडीशन इज देयर इट विल चेक. एज यू नो इन कंडीशन यू विल गेट टू आंसर, ट्रू और फॉल्स, येस और नो. इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होता है देन वॉट एवर स्टेटमेंट इज रिटन इनसाइड दिस, जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, इट कैन बी वन स्टेटमेंट और इट कैन बी मोर देन वन स्टेटमेंट. तो जो भी स्टेटमेंट दिया होगा इट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू. देन व्हाट हैपेंस इफ द कंडीशन इज फॉल्स. जरूरी नहीं कि हर बार आप जब प्लेन इफ के लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कंडीशन ट्रू होगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स nothing will happen because we had not mentioned any statement for that. The control will normally go to the next statement. जो भी इसके बाद जो भी next statement लिखा होगा प्रोग्राम में, control will simply go to that line. So that means else part यहाँ पे false part नहीं दिया गया है. false होने से आपका कुछ भी प्रोग्राम में execute नहीं होगा, simply true part होने से statement execute होगा. We'll see one example. Suppose if I am writing if grade equals to A, print congratulations, you did well. In this example you see, if this is the conditional expression, what is the condition? grade equals to A. यानी यहाँ पर क्या चेक हो रहा है? ग्रेड एक वेरिएबल होगा, उसमें यूजर से हम कुछ भी कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे या फिर कैलकुलेट होकर आपको ग्रेड मिलेगा. वॉट एवर वैल्यू दैट इज अवेलेबल इन द वेरिएबल ग्रेड दैट विल बी चेक वेदर इट इज इक्वल्स टू ए. डबल इक्वल्स टू से पता चलता है इट इज इक्वालिटी, इट विल चेक फॉर इक्वालिटी. द वैल्यू एग्जिस्ट इन द वेरिएबल ग्रेड वेदर इट इज इक्वल टू द वैल्यू ए. यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर कैपिटल ए से चेक हो रहा है. इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल ए होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू कैपिटल ए, ये आपको ध्यान देना है. सो इफ द ग्रेड वैल्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल ए देन व्हाट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. ट्रू होने से क्या एग्जीक्यूट होगा? ओनली वन प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर इनसाइड इफ पार्ट, दैट इज कांग्रेचुलेशंस यू डिड वेल. समझ में आ रहा है? यानी ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. If the condition is false, if grade is not equals to A, then nothing will happen, nothing will be printed. जब प्रोग्राम आप लिखेंगे इसके बाद में भी कुछ स्टेटमेंट होगा, so the control will directly go to that line. So else part के लिए आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो false होने से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन true होने से ये स्टेटमेंट आपका स्क्रीन में प्रिंट होगा. So this is the example of simple if और plain if statement, जिसमें simple if part दिया होता है. यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये कोलन से पता चलता है इट इज ए ब्लॉक. ब्लॉक का मतलब होता है इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है. इसी तरह अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट. होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, नेक्स्ट इज इफ एल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ एल्स. फर्स्ट विल सी द सिंटैक्स. इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, ये पार्ट आपका सेम होगा, देन एल्स, अगेन स्टेटमेंट. प्रीवियस एग्जाम्पल और इसमें देखिए
प्रीवियसली केवल आपको यहाँ तक होता था सिंटेक्स में, यहाँ पर एल्स जुड़ गया है, इफ एल्स। इफ में क्या होता है, इफ पार्ट आपको पता है ट्रू होने से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर फॉल्स पार्ट भी आप डिफाइन करते हैं। फॉल्स पार्ट मीन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन व्हाट स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, देन क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है प्रोग्राम में या क्या प्रिंट होना है। सो वो आपको एल्स पार्ट पे देना होता है। एल्स पार्ट में कंट्रोल तभी आएगा इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सो एल्स में लिखने के बाद में अगेन आपको कोलन देना है, it will show, it will indicate that it is a block, then you can specify the set of statements, compound statement आप लिख सकते हैं। The syntax is clear to you? Next we'll see one example of this if else। इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे to find whether a given number is even or odd। even और odd number आपको पता है, even number क्या होता है, if the number is divisible by 2 then that number will be an even number, and if it is not divisible by 2 then it will be an odd number। so for that I am using if else। हम एक नंबर को एंटर करवाएंगे then that number will be checked for even odd। See here, first I have written the statement num equals to int input enter a number। ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था। आप एक नंबर एंटर करवा रहे यूजर से, देन यू आर कन्वर्टिंग द नंबर टू इंटीजर टाइप। यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल इंटीजर टाइप लिया है। देन दैट नंबर विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल num। देन आफ्टर दैट इफ num mod 2, दिस सिंबल इज मॉडुलस सिंबल। एज आई टोल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड मॉडुलस। डिवीजन में क्या होता है, इट विल शो द क्वेश्चन पार्ट। जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज यू आर डिवाइडिंग 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 mod 2, तो आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, यू आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 1। तो जब आप डिवीजन सिंबल यूज करते हैं देन यू विल गेट दिस एज द आउटपुट। जो क्वेश्चन पार्ट होता है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। लेकिन अब वही में अगर आप इंस्टेड ऑफ डिवीजन स्लैश आप मॉडुलस सिंबल परसेंट सिंबल को यूज करेंगे देन यू विल गेट द आउटपुट एज रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आपको मिलेगा आफ्टर डिवाइडिंग, दैट रिमाइंडर विल बी द आउटपुट। सो हियर आई हैव यूज्ड द परसेंट सिंबल, क्योंकि आपको पता है यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो आपको इवन ऑड पता करने के लिए आपको उसको डिवाइड करके देखना है। इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0 दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसीलिए मैंने लिखा है इफ num mod 2 इक्वल्स टू 0। जो भी नंबर होगा, सपोज द नंबर इज 4, सपोज द यूजर एंटर द नंबर एज 4, तो 4 किस में स्टोर होगा, द वेरिएबल num mod 2 दैट मीन्स 4 mod 2। 4 mod 2 आप करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर विल बी 0। 0 मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। ये जो कैलकुलेशन होगा इट इज इक्वल्स टू 0, मैच हो रहा है कंडीशन से। तो यानी कि इफ पार्ट जो ट्रू पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। ट्रू पार्ट में क्या दिया हुआ है, प्रिंट num मीन्स व्हाट नंबर entered by the user, that is 4. 4 is an even number that will be printed on the screen। else part में यहाँ पर कंट्रोल आएगा, no, because the true part is satisfied, so the statement inside the true part that will be executed। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं कि if else अगर आप लिख देते हैं तो कंट्रोल ये एग्जीक्यूट होने के बाद द कंट्रोल विल गो टू द else part। else part में कंट्रोल तभी आएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इंस्टेड ऑफ 4 सपोज द यूजर एंटर द नंबर एज 7, हम ये मानते हैं कि यूजर ने कीबोर्ड से नंबर एंटर किया है वो है 7।
सो 7 mod 2 आप करेंगे, यू वोंट गेट द रिमाइंडर एज 0, आपको आंसर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 होगा, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है। 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 7 mod 2, 2 3 is 6, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 1, रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा है, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, फॉल्स मीन्स कंट्रोल यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्टली इट विल गो टू द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए, प्रिंट नम मीन्स 7 इज एन ऑड नंबर, ये आपका स्क्रीन में प्रिंट होगा एज आउटपुट। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द इफ एल्स, ये सिलेक्शन के अंदर आता है। इसके पहले मैंने देखा था सिंपल इफ में एल्स पार्ट नहीं होता था, कंडीशन ट्रू होने से जो भी एग्जीक्यूट होना है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन ट्रू होने से सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो ट्रू पार्ट के लिए होता है, ट्रू होने से क्या एग्जीक्यूट होना है वो आपको पहले लिखना है। देन एल्स में आप फॉल्स पार्ट लिखेंगे, कंडीशन फॉल्स होने से व्हाट शुड बी एग्जीक्यूटेड, दैट शुड बी मेंशन्ड आफ्टर द एल्स। समझ में आ रहा है? हियर वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर देखिए जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वो इंडेंट किया हुआ है। इंडेंट मीन्स इट इज इंडेंटेड टू राइट साइड में इंडेंट किया हुआ है, आपका इस लेवल पे नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। जब भी आप कोलन देते हैं, यू नो इट इज ए ब्लॉक, तो ब्लॉक के अंदर जब भी आप स्टेटमेंट देते हैं इट शुड बी इंडेंटेड टू राइट, इंडेंट करना होता है आपको। अगर आप इस लाइन के बराबर लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, वो कंडीशन के हिसाब से वो प्रिंट नहीं होगा, वो सिंपली एक नॉर्मल प्रोग्राम स्टेटमेंट की तरह उसको वो रीड करेगा। समझ में आ रहा है? तो इंडेंटेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग में। जब भी आप ब्लॉक देते हैं आपको प्रॉपर इंडेंटेशन को यूज करना है। स्टूडेंट्स, आफ्टर इफ एल्स द नेक्स्ट इज इफ एलिफ स्टेटमेंट। फर्स्ट सी द सिंटैक्स, इट इज इक्वल टू द व्हाट वी हैव सीन इफ एल्स पार्ट, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट देन एलिफ। यहाँ पर इफ एलिफ आप तभी यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू चेक अ कंडीशन व्हेन द कंट्रोल गोज टू द एल्स पार्ट। जब एल्स पार्ट में कंट्रोल जाता है, अगर आप वहाँ पर अगेन यू वांट टू चेक फॉर सम मोर कंडीशन, देन यू आर यूजिंग इफ एलिफ। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इफ एलिफ इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेक अ कंडीशन व्हेन द कंट्रोल गोज टू द एल्स पार्ट। इसीलिए देखिए यहाँ पर इफ कंडीशन के बाद जहाँ पर एल्स होता था, एल्स की जगह पर यहाँ पर फिर से मैंने क्या लिखा है, एल इफ। एल इफ मीन्स ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है देन अगेन इट विल कम टू द दिस पार्ट एलिफ वेयर अगेन अ कंडीशन इज देयर। यहाँ पर फिर से कंडीशन दिया हुआ है, इट विल चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल गो टू द नेक्स्ट एलिफ पार्ट। अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट और एक कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं तो आप एलिफ लिखकर और एक कंडीशन लिख सकते हैं। इन दिस वे यू कैन give any elif statement. Then at the end if you want you can give else part. अगर टॉप में जितने भी कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, then the control will come to the else part जो कि लास्ट में मेंशन किया जाता है। अगर आप दो कंडीशन के बाद else देना चाहते हैं then आप डायरेक्टली यहाँ पर if elif के बाद you can give else. We'll see one example here. If is there num less than 0, I am checking whether the number is equal to 0 or it is a positive number or a negative number. So I am checking if num is less than 0, what will be printed? Num is a negative number. Whatever number is entered by the user that will be printed here is a negative number if it is less than 0. If this condition is not true, अगर ये condition true नहीं होता है, the control will go to the elif part. Again a condition is there in elif part. What is there? Num equals to 0, then it will check if the number is not less than 0, that means it is either it will be equals to 0 or greater than 0. So I am checking whether it is equal to 0 or not. If it is true, then what will be printed? Num is equals to 0. Whatever number is there, 0 is equals to 0. But if this condition is also not true, अगर ये condition भी false हो जाता है, then last आप else क्या देंगे? It is a positive number. The value entered by the user is a positive number. So in this way you can use elif in place of else. Normally if else में एक if part होता है, else part होता है, लेकिन जब else में आप again एक condition check करवाना चाहते हैं तब आप if elif use करते हैं। इसी तरह जब if elif आप एक if के अंदर one if statement inside another if statement आप use करते हैं, that will be called as nested if, जो कि last इसमें construct था। nested if मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, one if statement inside another if statement या one elif statement inside if statement, that will be called as nested. So hope whatever we have seen today, that is
Clear to you? In the next class, students, we will see iteration, the last construct, that is iteration. Till then, keep learning, be safe.